अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दाखिली और ख़ारजी मामलात जो हर गुजरते दिन संगीन से संगीन तर होते जा रहे हैं और 9 मई के मुकदमात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हिदायत थी कि इन तमाम मुकदमात को 4 महीने के अंदर कंक्लूड किया जाए और ये मुद्दत ख़त्म हो रही है 8 अगस्त को और 5 अगस्त को बानी पीटीआई जो हैं उनके पाबंद सलासल 2 साल भी मुकम्मल हो जाएंगे, जिसके हवाले से कहा यह जा रहा था कि एक जो तहरीक शुरू की जा रही है वो 5 अगस्त को अपने बामे उरूज पर होगी। लेकिन भला हो अली अमीन गंडापुर का, जिन्होंने इसको डिस्पोज कर दिया। इस पूरी जो तहरीक थी 90 दिन का एक कह लें कि प्लान देकर, जिसके ऊपर बड़े सवाल या निशान उठ रहे हैं। तो पार्टी के अंदर हो क्या रहा है, जिन्हें रिलीफ मिल रहा है उनको शकूक व शुबहात की नज़र से देखा जा रहा है और क्या रिलीफ पाने वाले उनका कोई सियासी मुस्तकबिल है, क्या वो कोई सियासी किरदार अदा कर पाएंगे, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नासिर बेग चुगताई, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे ऐसा लगता है नेटफ्लिक्स की तरह ना सीजन बाद जो है वो आते हैं 3-3 4-4 महीने बाद जो है मीडिया के ऊपर अपीयरेंस देते हैं। सर देखिए, मैं अर्ज़ कर रहा था कि मैंने 3 महीने पहले जहाँ पर प्रोग्राम करना छोड़ा था उस दिन भी वही टॉपिक था जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर। वही टॉपिक है, वही सूरत हाल है और ये सूरत हाल आज की नहीं है सुल्तान, ये सूरत हाल बरसों से इस मुल्क के अंदर है। हम ठहरे हुए हैं, हमारे चलने में रुकावट है, हम पीछे जा रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ने पा रहे। तो यही वजह है कि मैं नेटफ्लिक्स की तरह सीज़न पर आता हूँ। ओके, चलें। मैं चाहूँगा कि बड़ी शानदार एंट्री आपकी इस मरतबा इस सीज़न में। ये बताइएगा, ये जो बात की जा रही है कि हर गुजरते दिन तहरीक इंसाफ के लिए जो पेचीदगियाँ हैं, जो मसाइल हैं, वो और ज़्यादा संगीन तर होते जा रहे हैं। 4 महीने के अंदर कंक्लूड करना था ये ट्रायल कोर्ट्स को और फिर हमने देखा कि लाहौर और उसके साथ साथ सरगोधा की जो ट्रायल कोर्ट्स है वहाँ से बड़े सख्त किस्म के फ़ैसले आए और पार्टी रहनुमा 10-10 साल की उनको कैद। क्या इंडिकेशन है, क्या आगे होने जा रहा है? मैं ये तो नहीं कह सकता कि पीटीआई की गलतियां हैं या पीटीआई ने पॉलिटिकली खेल नहीं खेला या पीटीआई ने अपनी तहरीक नहीं बनाया या पीटीआई में बहुत से अख्तलाफात थे। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आने वाला वक्त ज़्यादा बुरा है। ज़्यादा बुरा यूँ है कि फैसलाबाद की जो कोर्ट है, इस्तेदादी कोर्ट, उसका भी फैसला आने वाला है। फिर यकीनी तौर पर खान साहब के भी फैसले आएंगे और इससे पहले तोशाखाना का एक फ़ैसला आना है जिसकी समाअत आज होनी थी, लेकिन क्योंकि वकील अंदर नहीं गए, उनके एक वकील को बुलाया गया था कि आप आ जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा हम सब जाएंगे। तो हम सब जाएंगे ख़ानदान समेत। तो वो क्योंकि वकील नहीं पहुंच पाया अंदर तो समाअत नहीं हो पाई। ये जो तरीक़ा है वकीलों का वकालत का, ये मैंने कभी नहीं देखा पूरी ज़िंदगी में। मैंने बड़े बड़े केस देखे, मैंने भुट्टो साहब का केस देखा है वो एज ए इंटर्न, मैंने जाम साकी का केस देखा है फ़ौजी अदालत में, और बेनज़ीर भुट्टो के केस देखें, ज़रदारी के केस देखें। वकील को जाने, अगर एक वकील भी है तो अपना काम दिखा सकता है, लाओ लश्कर की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ट्रायल फेयर होना चाहिए, ट्रायल नज़र आए कि फेयर हो रहा है। अगर वो कहते हैं, अलीमा खान कहती हैं कि ट्रायल फेयर नहीं है, तो ये अदालत की जिम्मेदारी है कि इस बात को क्लियर करे कि वो ट्रायल फेयर कर रही है। अगर इनको ट्रायल फेयर ना होने का खदशा है तो ये हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक, हाई कोर्ट जा सकते हैं, वहाँ पहले भी गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये लोग। ठीक है, और जाहिर है कि उससे ऊपर तो फिर सुप्रीम कोर्ट है, तमाम कोर्ट ऑफ लॉ, और इस वक्त पूरी की पूरी पार्टी जो है वो आप कह लें कि मारूफ तरीन जो वकला हैं वो उसे सर्व कर रहे हैं। ये मुझे बताइए सर, जो मच अवेटेड फैज़ हमीद साहब का जो कोर्ट मार्शल है उसके हवाले से बड़ा इंतज़ार है लोगों को, लेकिन कुछ सुनाई नहीं दे रहा वहाँ से। अब देखिए, चकवाल में सैलाब आया हुआ है, आप उससे बात कर रहे हैं फैज़ हमीद की। चकवाल में बड़ा ख़तरनाक सैलाब था
और चकवाल तकरीबन बह गया था। लेकिन अब बात है फैज़ अमीन साहब की, कोई बाहर नहीं आ पा रही है। कहते ही हैं कि संगीन जुर्म है, और क्या संगीन जुर्म है इसका भी अंदाज़ा नहीं। अफवाहें हैं कि हालात ख़राब किए, अफवाहें हैं कि बगावत की कोशिश की, अफवाहें हैं कि विद इन रैंक्स बगावत की कोशिश की। ये सब अफवाहें, खबरें नहीं हैं। तो अगर ये सब कुछ है तो यकीनी तौर पर बड़ा संगीन केस है, और ज़ाहिर है फील्ड कोर्ट मार्शल है, तो ये संगीनी तो इसकी और बढ़ जाती है। और देखते हैं क्या होता है। जाहिर है कि उसका सबको इंतजार है। लेकिन या जो रिलीफ मिला इन्हीं ट्रायल कोर्ट से और एटीसी कोर्ट से, ये मुझे बताइए कि उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उनके ऊपर, अच्छा पार्टी में जिसको भी रिलीफ मिलता है वो शकूक व शुबहात के घेरे में आ जाता है, तो क्या कुछ सियासी किरदार आप देख रहे हैं? क्योंकि इससे पहले वो बड़े एक्टिव भी हुए और तमाम असीरान ने मिलकर एक ख़त भी लिखा। गो के खान साहब उससे मुत्तफिक नहीं थे, या पार्टी पॉलिसी जो है वो उससे मुत्तफिक नहीं थी। तो ये मुझे बताइएगा कि कुछ किरदार आप देख रहे हैं, कुछ हिलजुल हो सकती है इस फ्रंट से शाह महमूद कुरैशी साहब के उससे? देखिए, मखदूम साहब की अपनी एक शख्सियत, बड़ी शख्सियत है, बड़ी सियासी शख्सियत है, बहुत दानिश्वर आदमी हैं, और पीपल्स पार्टी में रहे, हर जगह पे गए, कई जगह पर गए, वहाँ भी हिजरतें करते हुए आए हैं। लेकिन जहां भी गए सर, जहां पे भी गए वहां पर मुज़ाहमती सियासत कहीं नहीं की उन्होंने, वो सिर्फ यहीं पर आके की है। कहीं नहीं की हाँ। मुज़ाहमत, कहीं नहीं की। उनकी सियासत कंप्रोमाइज करी हमेशा, और वही सूरत हाल परवेज़ इलाही चौधरी की भी है। एक डिप्टी चेयरमैन है और एक प्रेसिडेंट है तहरीक इस्तिक़लाल के, वो बाहर हैं, वो तहरीक इंसाफ के वो रिहा हो चुके हैं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, उनसे कोई मिलता नहीं है। एक बात जहाँ तक मिलने की मुझे बात याद आती है, और दुख होता है मुझे कि जो लोग पार्टी के बानी लोग हैं, फाउंडर्स, नॉट अली गौहर हो या सलमान अकबर, इस टाइप के लोग नहीं, यास्मीन राशिद हैं और अब्दुल रशीद साहब हैं, या जो लोग साबिक गवर्नर हैं जिन्हें सजाएं हुई हैं, इनसे कौन कौन मिलने गया था जेल में, किन वकीलों ने इनकी वकालत की थी? क्या हमें कभी कोई खबर मिली इनके बारे में कि इनसे कोई जेल मिलने गया, इनसे कोई कोर्ट मिलने गया? मेरे ख्याल है इनको बुरी तरह इग्नोर किया गया था। लेकिन ये इनका बड़ापन है कि ये अभी तक कायम है अपनी जगह पर, ये अपनी जगह पर कायम है, ये इनकारी हैं हथियार डालने से। इनका ख़त बहुत अच्छा था, जो उन्होंने लिखा था, बहुत सुलझी हुई बातें थी। अब उन्हें कोई ना माने तो वो अलग बात है। लेकिन सर, ये जो एक स्कूल ऑफ थॉट जो है, ये जो वकला के हाथ में जो पार्टी क़यादत है, इसके ऊपर भी सवाल ये निशान उठाए जाते हैं। भाई कहने वाले ये भी कहते हैं जनाब, वकीलों से डर के लोग मकान किराए पे जो है उनको नहीं देते, आपने तो पूरी पार्टी उनके हवाले कर दी है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद आपने देखा पार्टी का हाल क्या हुआ। पार्टी देखिए, गंडापुर को कुछ भी कह लें आप, गंडापुर के बारे में कुछ भी हो, वो आदमी एक ना एक हद तक तहरीक चला लेता है। गंडापुर साहब तो खुद अब सियासी शहीद बनने के चक्कर में, जो परसों की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बज़ाहिर तो उससे ऐसे ही कुछ लग रहा था कि वो विफाक के साथ किसी किस्म का ताउन जो है वो दहशतगर्दी के हवाले से नहीं होगा, और वो अपनी फोर्सेस को अलग रखें, हमें हुकूमत करने दें, अगर आप हुकूमत वहाँ पर कर रहे थे तो वो गवर्नेंस क्या है, ये सारी चीज़ें, ये बड़ी बातें हुई हैं परसों। हाँ, उनको पता नहीं आइन में क्या लिखा हुआ है। शरीफ आदमी है बहुत, आइन वगैरह नहीं पढ़ते, किताबें भी शायद नहीं पढ़ते मेरा ख्याल है। बातें करते हैं, अच्छी बातें कर लेते हैं। बाज़ औक़ात मोहसिन नकवी ने जो परसों जवाब दिया है उनको, उनकी दोस्ती का ख़ात्मा समझें आप। दोनों में बड़ी अच्छी दोस्ती थी। उन्होंने कहा कोई फेडरल फोर्स हमारे इलाके में आके ऑपरेशन नहीं कर सकती। मोहसिन ने जवाब दिया कि हम जहाँ चाहें, जिस जगह पर मुनासिब समझें, ज़रूरत समझें, हम ऑपरेशन कर सकते हैं। अच्छा, ये पता नहीं मेरा ख्याल है वज़ीर आला साहब को कि जो ऑपरेशन वहाँ हो रहा है इस वक्त सिक्योरिटी के नाम पर, वो कौन कर रहा है? वो भी फेडरल फोर्स के ही एडवाइज़र हैं, उन्हीं की इंफॉर्मेशन है, उन्हीं की इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशंस हैं, ज़्यादातर लोग भी उन्हीं के। एक्चुअली मेरा ख्याल है
फेडरल फोर्स ही है, वो तो जो ड्रोन आ रहे हैं आ, बागियों की तरफ से, वो रुकवाने के काबिल नहीं है। वो ड्रोन रुकवा लें कम से कम, जो सरहद पार से आ रहे हैं। हाँ। तो एक बड़ी अजीब सूरत हाल है। नहीं, और मेरा नकवी ख्याल नकवी है साहब ने एक और बात बोली कि वो जो बड़ी अहम शख्सियत हैं उस सूबे की, तो वो उनसे पूछा जाए कि वो रात में अपने ज़िले में क्यों नहीं निकल पाते, वो वहाँ पर कितने भत्ता जो है उनके वज़रा जो है वो दे रहे हैं। ये सारी बातें भी हुई हैं सर। अच्छा, ये बात जो भत्ते वाली बात है, ये खुद चीफ मिनिस्टर ने एक बार कही थी कि मैं भी भत्ता देता हूँ। ये शायद 1 साल 2 2 साल पहले की बात है, आपको शायद याद हो। भत्ता तो देता हूँ। हाँ, तो भत्ता देता हूँ मैं। ओके, मैं ये समझा आप कह रहे हैं कि लेता हूँ, तो मैंने इसीलिए करेक्शन करना चाहा। कि वो भत्ता देता हूँ। हाँ। अच्छा, वो अपने इलाके में जा नहीं सकते, हम्म। ब्याह खान में वो जा नहीं सकते, स्वाबी के का वो रुख नहीं कर सकते। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान की जो बातें हैं वो बहुत सही हैं, बहुत दुरुस्त है कि केपी में कोई बहुत से इलाके ऐसे हैं हाँ। जो नो गो एरियाज हैं, जहाँ आप जा नहीं सकते, बिल्कुल। जहाँ मगरिब के बाद आपका जाना मना है। अगर जाएं तो आप भत्ता दे के जाएं, चौकियाँ बनी हुई हैं। तो ये तो जो कराची की सूरत हाल भी ऐसी नहीं थी। हम्म। कराची में भी कदरे बेहतर सूरत हाल थी, जिस पर बिल्कुल। ऑपरेशन हुआ। और नहीं तो ऑपरेशन फिर ये मूड जो है सर, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये मूड जो है वो क्या बानी को उनका एतमाद हासिल करने के लिए थी? क्योंकि सोशल मीडिया पे हमने देखा कि इसके हवाले से भी बड़ी एक पॉजिटिव उनको एक इसका रिस्पांस मिला। और फिर दूसरा कि क्या ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से इनकी हुकूमत ख़त्म हो जाए और उसके बाद ये आवाम में जाएं? क्योंकि गवर्नेंस के नाम और ये सारी चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो आप सबके सामने। और क्या हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त चाहेगी कि वो टेक ओवर करे, या वही कहेगी कि भुगते निमटे अपने मामलात से खुद ही उस लेवल पे एक सतह पे आ जाएंगी सारी चीज़ें? जी। मेरे ख्याल है बेस्ट जो तरीका होता है वो यही है कि उनको उनके हाल पे छोड़ दें। अब आपको याद होगा, मैंने आपसे एक बार बात की थी कि इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक मुनासिब नहीं थी, नहीं आनी चाहिए। और यह तहरीक से पहले भी कहा, तहरीक के बाद भी कहा था, और वो सही साबित हुआ, क्योंकि इमरान खान वहाँ ख़त्म हो गए थे उस स्टेज पर पहुँच कर। इस सूरत हाल यहाँ भी यही है कि अगर आपने इनको मजलूम बनाया तो फिर इनकी जो लीडरशिप है वो आगे जाएगी, अवाम बाहर निकलेंगे और आपके लिए एक नया मसला खड़ा हो जाएगा। केपी बहुत डिफरेंट इलाका है, बहुत डिफरेंट एरियाज हैं वो। और फिर आपको पता है, कल इसाक डार साहब भी फरमा रहे थे कि सैकड़ों लोगों को, हार्डन क्रिमिनल्स को रिहा किया गया जेलों से, 40,000 लोग बुलाए गए अफगानिस्तान से जो अभी भी मौजूद हैं और जो हरकतें कर रहे हैं, जो टेररिज्म कर रहे हैं, वो मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी फिर पीटीआई का अपना एक कैडर है, बड़ा कैडर है पीटीआई का, और फिर मजलूमियत का कार्ड, ये मिलकर एक बड़ा क़यामत कर देगा। ओके मेरे ख्याल है सर साहब, अब मैं ज़रा आना चाहूँगा, कासिम और सुलेमान अमेरिका यात्रा रही लेकिन उसके बाद वो पाकिस्तान नहीं आए। अब किस किस्म का खदशा था यहाँ? खुदा न खास्ता कोई सिक्योरिटी के हवाले से कंसर्न थे, या पार्टी के अंदर जो सियासत है, और बिलखुसूस यहाँ पे तो फिर ख़ानदानी सियासत भी आड़े आ जाती है, क्यों उनको जमायमा ने वापस बुलाया? अजय इत्तेफाक से जिस रोज़ ये ऐलान हुआ कि वो आएंगे, उस रोज़ मैं टीवी पर था, शो कर रहा था, तो मैंने कहा था कि भाई मेरी इत्तला के मुताबिक उनके पास नायका है, वो कार्ड होता है पाकिस्तानियों का, जो बाहर मुल्क रहते हैं, वो है, वो आ सकते हैं, उनको आना चाहिए। वो एक बाप के बेटे हैं जो कैद में हैं, उनको मिलना चाहिए। और अगर चाहें तो पार्टी वर्करों से भी बात करें, अगर चाहें तो तहरीक भी चलाएं, उनका इख्तियार बनता है बतौर पाकिस्तानी। शायद दूरी नेशनलिटी है। बिल्कुल है। हाँ, तो वो आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते वो? हुकूमत ने कई बार गलत और मुतज़ाद सिग्नल दिए, कैसे आ सकते हैं? को आ जाएं, तहरीक न चलाएं, एहतजाज ना करें, फिर आखिर में आगे कल हुकूमत इस बात पर कायम हुई है। मैं आज भी कह रहा हूँ कि उनका आना दोनों भाइयों का अपनी माँ के कहने पर होगा, कि अगर वालदा ने कह दिया तो वो आएंगे। और वालदा देख रही थी कि अमेरिका में क्या हो रहा है। अब मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ
ने मुझसे सवाल पूछा था। जी। अमेरिका में मुलाकातें किससे हुई उनकी? एक वो रिचर्ड साहब हैं जो मुस्तकिल ट्वीट रिचर्ड करते रहे ग्रेनियल। बाद में। जी। जी हाँ, जिन्होंने बाद में सारे ट्वीट डिलीट किए और अब फिर उनका गले में हाथ डाल के खड़े हो गए। दो डेमोक्रेट्स हैं। उसके अलावा अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत नीचे की सतह पर भी, मतलब वो तो छोड़े ना आप, अंडर सेक्रेटरी और डिप्टी ज्वाइंट सेक्रेटरी या सेक्शन ऑफिसर, कोई भी फॉरेन ऑफिस का या इंटीरियर का या कल्चर का या रिलीजियस का या ह्यूमन राइट्स का, किसी से मुलाकात नहीं हुई। ठीक। इस्टेब्लिशमेंट ने कतई नो लिफ्ट कराई। और ये एक उनके लिए जाहिर है, मैं होता उनकी जगह, आप होते तो शर्मिंदगी होती ना, कि देखें हम तो बड़ी तवक्कुआत लेकर आए थे, लोगों ने हमसे कहा था। जुल्फी बुखारी नज़र नहीं आई आपको? सही। बड़े शकूक है उनके ऊपर, वो बिल्कुल नज़र नहीं आए आपको। शहबाज गिल आपको कहीं नज़र नहीं आए उस ग्रुप के अंदर, वो अकेले मिलते रहे मेरे ख्याल है। और जो एक पीटीआई के प्रेसिडेंट हैं वहाँ के, वो उनके साथ साथ थे। तो शायद क्योंकि मिशन जो था टू गेट सपोर्ट फ्रॉम मिस्टर ट्रम्प, वो नाकाम हो गया। तो शायद वो वापस, तो शायद मेरे ख्याल से वो कोलैटरल डैमेज से बचने के लिए फिर जो है वो ये इकदाम लिया हो। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर बेगचुख्ताई, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। आपका वक्त का बहुत। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान के जो हमारे सरकारी मिल्कियती इदारे हैं, इनमें हम कितना पैसा हर साल झोंक रहे हैं और क्या हालात हैं। छोटे से ब्रेक के बाद इसके ऊपर बात होगी। वेलकम बैक। हमारे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं सुहेल वजाहत साहब, साबिक वफाकी वज़ीर। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज आपसे हम ज़रा कुछ पर्टिनेंट जानना चाहेंगे एसओईज़ के हवाले से। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जो कि खसारे के हामिल हैं, और इनका खसारा कहा जा रहा है कि 2024 में 851 अरब था, और कुल अगर टोटल उसकी बात करें तो 9,200 अरब रुपए इनका खसारा है। और ये खसारा इक्वलेंट टू हमारा जो एफबीआर का टोटल हम टैक्स जमा करते हैं। तो नाज़रीन को मैं बताता चलूँ कुछ नाम आपके सामने, जो हमारी जो लॉस मेकिंग एंटिटीज़ हैं, जो हमारे सरकारी इदारे हैं, उसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHA, इसका जो लॉस है 295 अरब का है। कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी कैपको जो कहलाता है, इसका 120 अरब का 2024 के मैं फिगर पेश कर रहा हूँ। फिर पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी 88 अरब का इसका खसारा, PIA का 73 अरब का, पाकिस्तान रेलवेज का 51 अरब का, और पाकिस्तान स्टील मिल का 31 अरब का। उसके साथ साथ ज़रूरी नहीं कि सारी लॉस मेकिंग एंटिटीज़ ये हैं, हमारी जो सरकारी इदारे जो प्रॉफिटेबल एंटिटीज़ हैं वो भी आपको बता दूं। OGDC दे आर मेकिंग गुड प्रॉफिट्स, PPL है, नेशनल पार्क है, गवर्नमेंट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड है, पार्को है, पोर्ट कासिम अथॉरिटी, ये सब जो है ये प्रॉफिट में भी हैं। सर, आ जाएँ, ये इतना बड़ा खसारा हम कैसे झेल रहे हैं और क्यों झेल रहे हैं? देखिए, हम ये खसारा शुरू कैसे हुआ, ये सब पहले अपनी अपनी जगह पे अलग सब साथ थे। बापडा एक था, ये था, ये हुआ 1972 से शुरू। कहानी 1972 की है, और आज माशाल्लाह से हमें कोई 52 साल हो गए, 53 साल हो गए, और हम इसे सॉल्व नहीं कर सके। ये भुट्टो साहब ने आके कुछ को नेशनलाइज किया, कुछ को कुछ किया, किसको कुछ किया, किसी को बंद कर दिया। बहुत सारे तो एलिमिनेट ही हो गए, ख़त्म हो गए, नज़र ही नहीं आया। अब अगर आप इसको 52-53 साल का खसारा देखें ना, तो आप यकीन करें कि जितना कर्जा है उतना खसारा है। जितना कर्जा आपने लिया है, आप तो एफबीआर के 1 साल के कलेक्शन की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि 1972 से लेके इनके खसारा, शुरू में नहीं था खसारा, ये सारे प्रॉफिट में ही चल रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी बुरी नहीं थी जितनी आज है। देखने में अच्छी लग रही, लेकिन एक्चुअली जैसे पेड़ एक बहुत बड़ा हो जाता है ना, उसकी जड़ें खोखली हो जाती हैं, तो देखने वाले तो ये कहते हैं यार बड़ा हरा भरा दरख्त है, लेकिन कोई पता नहीं होता किस वक्त सूख जाए ना, या किस वक्त गिर जाए। उससे पहले जो ATM भी तो बनाया होगा ना, ATM बना के और पैसे निकाले, वो तो निकल गया साहब। वो तो देखिए हर साल राइट ऑफ भी होता है। आप ये जो खसारे बोल रहे हैं, मेरी नज़र में तो ये ऊँट के मुँह में जीरा है।
क्योंकि तो हर साल राइट ऑफ होते रहे, ख़त्म होते रहे, उसमें दे के पैसे फिर वापस स्टील मिल में तो खरबों रुपए का फिसारा हो चुका है। मिसाल के तौर पे सर, तो हम बोलते हैं जब हम रिपीट कर क्या कहते हैं, स्टील मिल है, PIA, मैं उस फहरिस्त में देख रहा हूँ भाई NHA जो है सबसे बड़ा तो नहीं, तो NHA तो इसलिए है कि साहब आपने टोल टैक्स जिसको दिया हुआ उससे आप भत्ता ले रहे हैं। भाई आपकी आमदनी कहाँ से होती है NHA की? सड़क तो पैसे नहीं देती ना, सड़क पे आप चलते हैं, चालान होते हैं, तो नहीं चालान होते हैं, गवर्नेंस होती है उसकी, टोल टैक्स होता है, गाड़ियाँ गुजरती हैं, उसके अंदर इतना बड़ा घपला है कि किस तरह से दिया जाता है, किस तरह लिया। आपने जब खर्चा किया उसका रिटर्न लेते हैं ना, तो रिटर्न के हिसाब से टोल टैक्स होगा ना। आपने किस तरह लगाया कोई किसी को नहीं पता। अच्छा, नहीं मैं तो ये समझा हमारी ये सब सब्सिडी नहीं, इसलिए हम बनाते हैं कि इनको प्लेज कर दें, ये एयरपोर्ट बना के इनको प्लेज कर दें। वो तो एक सेकंड चीज है, वो एक मजीद खसारा है, वो मजीद खसारा है। वो ये बनाते हैं। अब IMF ने क्यों कहा कि आप सब्सिडी बंद करें? उनका हर थोड़ी देर के बाद एक ख्वाब से उठते हैं और कहते हैं सब्सिडी बंद करो, सब्सिडी बंद करो। वो इसीलिए कहते हैं कि सारे खसारे सब्सिडी के, क्योंकि सब्सिडी दे के आप खसारे से पैसे निकाल के घर ले जाते हैं। तो ऐसा क्या बुरा हुआ इनके साथ? किनके साथ? इन इदारों के साथ जो एक वक्त में बड़े अच्छे हमारे जितने इस वक्त करता धरता हैं माशाल्लाह से मुल्क के, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, सारी पार्टियां इंक्लूड हैं, सारी पार्टियां इंक्लूड हैं, इंक्लूडिंग आप जिसको चाहें कर लें, कोई किसी को आप अलग तो नहीं। आप सिर्फ सियासी शख्सियत को कह रहे हैं या ब्यूरोक्रेसी भी, हर चीज़? मैं तो पूरे पाकिस्तान की कंप्लीट पैकेज को तो ये जो इस वक्त चल रहा है ये कंप्लीट पैकेज है, अंदर से एक्सप्लोड। एक होता है ना सेल्फ डिस्ट्रक्शन डिवाइस लगी होती है किसी चीज़ में, कि अगर मेरे से ये फ़ोन छिन गया तो ये खुद ही फट जाएगा। ठीक। तो इस वक्त हमने वो लगाई हुई है इसमें कि अगर ये इनसे छिना तो ये फट जाएगा। तो ये किसी तरीके से बेचारे चला रहे हैं अरेंजमेंट जिसे कहते हैं, कोई आप लोग साफ़ी अरेंजमेंट कहते हैं, कुछ हाइब्रिड कहते हैं, कुछ और कहते हैं, कुछ और। चले आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पीछे जरा एक पॉलिटिकल करके आया हूँ मैं आपको ये देखिए, इसके पीछे पॉलिटिकल ही रीज़न है, इकोनॉमिक रीज़न है ही नहीं। अगर आप ये कहें कि मैं इसका इकोनॉमिक सोल्यूशन दे दूं तो नहीं है। अच्छा। आप इससे कहें कि टैक्स एडवाइज़र का सोल्यूशन दे दूं या किसी कंसल्टेंट का दूं, आप उसको बुला लीजिए, मैरल लिंच को, जिसको मर्जी, क्या नाम है उनका। नहीं, मेरे तो सामने ना PIA पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से था वही पाकिस्तान तो रेलवे, पाकिस्तान। फिर मेरी बात आपको समझ में आ गई कि इसके पीछे जो कोर गड़बड़ है वो तो पॉलिटिकल है ना। जब तक आप पॉलिटिक्स को गवर्नेंस में से अलग नहीं करेंगे, देखिए पॉलिटिक्स होती है इंटरनेशनल करने के लिए या मुल्क के अंदर इत्तेहाद करने के लिए, इसलिए नहीं होती कि इदारों को चलाने के लिए। पॉलिटिक्स, अगर मैं पॉलिटिशियन हूँ तो मुझे तो नहीं कख भी नहीं पता कि एविएशन सिविल, अभी तो आपने सिविल एविएशन का अशर नहीं देखा और 50 नाम लिए ही नहीं आपने, जो मैं लेना शुरू करूँ तो आपका प्रोग्राम ही ख़त्म हो जाएगा नामों में। मैं तो वजह बता रहा हूँ आपको कि वजह इसके पीछे ना इकनॉमी है, ना कोई ख़राबी है, ना लोग हैं वहाँ के। आपकी गवर्नेंस जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो उसे चलाने नहीं देती। PSO है, ज़बरदस्ती उससे दिलाए जाते हैं, कैसे कि भाई देते, भाई वो PSO को इख्तियार देंगे, जो नहीं दे रहा डिफ़ॉल्ट है उसको ना दे तेल, नहीं दो, तुम कैसे नहीं दोगे? अब वो जब ज़बरदस्ती करोगे तो वो कहेगा आपने कहा था सर मैंने दे दिया, मैं क्या करूं, कहाँ से पैसे लाऊं? ठीक है, उनके रिसीवेबल्स वहाँ पर बढ़ रहे हैं। इसी तरह रिफाइनरीज हैं, इसी तरह आपके ये जितने आपने डिस्कोस बनाए, ये बनाए थे प्राइवेटाइज करेंगे, 40 साल तो हो गए प्राइवेटाइज नहीं हुए, तो कितने सालों में करोगे यार प्राइवेटाइज? 40 साल में तो ये पॉलिटिकली नहीं हुए ना। अच्छा, अब ये कोई इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम थोड़ी है यार। PIA की प्राइवेटाइजेशन नहीं होगी। जून में आपने कसम खाई थी पिछले जून में हो जाएगी, नहीं उसके मैंने कहा था नहीं होगी, मैंने इस प्रोग्राम में कहा था नहीं होगी। नहीं, 500-600-700 पता नहीं कितना था, 600-700 बिलियन का था वो राइट ऑफ होके। सर तो मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि कितनी दफा राइट ऑफ हो चुका है। अब भाई पिछले जून में इसी प्रोग्राम में हम किसी वजह से मैंने जुमला बिल्कुल कहा था, लेकिन मैं कहा ये सारी जिंदगी नहीं होगी कि सारा जो उसकी बुक्स क्लीन हो गई ना, फिर भी नहीं हो रही, फिर भी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? अब क्यों नहीं हो रही? है ही नहीं कुछ उसमें, कौन लेकर? पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अगर देखे, जिन लोगों ने खरीदी भी चीज़ें उनके साथ पॉलिटिकल जब इंटरफेरेंस हुआ तो उनका हशर क्या हुआ? आप ये, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, किसी का भी बुरा लगता है, बहुत सारी कंपनियां प्राइवेटाइज हुई पिछले, उनके साथ जो हशर हुआ वो सबको पता है। तो इसलिए अब कोई आदमी इंटरेस्टेड ही नहीं है। मैं तो नाम लेना चाह रहा था यहाँ पे, ये देखें ना, कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी 120 अरब, पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई, तो अब ये देखिए नहीं, अगर अब ये सरकार की कंपनी है ना, इसमें तो कोई भी नहीं है ना, कोयटा इलेक्ट्रिक सरकार की। मैं इसको रिलेट करना था, अब इसे प्राइवेटाइज क्यों नहीं करते? ये डिस्कोज है ना। नहीं, प्राइवेटाइजेशन भी आपकी कैसी हो? क्या आप वो वाली प्राइवेटाइजेशन तुम्हारे में KESC की हुई थी? और मैं तो ये कह रहा हूँ कि प्राइवेटाइजेशन फ्री में दे दें, जिस अजाब तो निकालें, अपने सर से तो निकालें। जो आप टैक्स पेयर का पैसा इसमें लगा रहे हैं, उसमें लगा रहे हैं, वो कम से कम वो जो लेगा, जो भी अक्लमंद आदमी, 2 ही आदमी लेंगे, एक या पागल होगा या बादशाह होगा, और तीसरा कोई नहीं लेगा इन कंपनियों को।
उसके लिए एक्सट्रीम दर्जे का कोई होना चाहिए। क्योंकि बादशाह को किसी को जवाब नहीं देना होता और पागल को अल्लाह ने माफ किया हुआ है, इसलिए इसके अलावा तो कोई ऐसा पागलपना का आदमी नहीं लेगा जो बिजनेसमैन होगा। इसीलिए कोई बिजनेसमैन हार्ड नहीं डालता, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम PIA खरीद लेंगे, हम ये कर देंगे, हमने फंड बना लिया, हमने ये सुना होगा आपने सारी बातें, आप भी बैठे होते हैं। लेकिन वही बिजनेसमैन जो है वो मतलब वो अपना काम सही करता है, अपना काम तो सही कर रहे हैं, लेकिन आप देखें ना एयर सियाल, आप सियालकोट के आपके जो बिजनेस कम्युनिटी वो लेकर आई, तो बिजनेसमैन चला सकते लेकिन इसमें हाथ नहीं डालेंगे। वो इसलिए नहीं डालते कि जब इसको पकड़ते हैं तो वो कहते हैं नहीं ये आप कर ही नहीं सकते, ये तो भाई वो अपनी कंपनी में अपनी मर्जी से चलाते हैं ना। आप आज टीवी पे मुझे बुलाएं या ना बुलाएं ये आपका मर्जी है ना। आपका अगर ये प्रेशर आए कि नहीं इन लोगों को बुला के से प्रोग्राम करना है तो आपका टीवी कल बंद हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब दूसरी चीज, अब ये प्राइवेटाइज, ये जो आप बात कर रहे हैं ना SOEs की, ये एक नासूर बन गया है। इसको आप जितना कुरेदेंगे उतनी, इसलिए बेहतर है कि इनमें से कुछ चीज़ों को तो आप फ्री में दे दें, कहेंगे यार ले लो, हम इंटरफेयर नहीं करते, हम आपसे नोटेशन एग्रीमेंट करते हैं। नहीं, ये बात जो सुहेल वजाद जो कह रहे हैं, ये और किसी की समझ में क्यों नहीं आ रही, ये ऐसा क्यों इतना बड़ा पैसे मिल रहे हैं ना सर, ये जो पैसे गए, मैं आ जाता हूं, पॉलिटिशियन के ATM है, ये पॉलिटिशियन के ATMs है ना सर, स्टील मिल से पूरी, अब मैं किस पार्टी आप निकाल लेंगे यार मेरे मुंह। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, अंदाजा नहीं है। सुहेल वजाद साहब हमारे से छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक, सुहेल वजाद साहब मौजूद हैं। सर मैं रिफ्रेश करता हूं अपने सवाल को, इन लॉस मेकिंग एंटिटीज़ को जो सालाना अरबों खरबों इनके अंदर हम डाल रहे हैं, बहालत मजबूरी इनको चलाने में भी क्या कोई बेनिफिशियरी है इस पूरे सिस्टम? हाँ, क्योंकि इसको आप बाकायदा सब्सिडी देते हैं, फिर पैसे गवर्नमेंट से निकाल के देते हैं, टैक्स के जो पैसे आप दबा के हमसे ले रहे हैं वो इसमें जमा हो जाते हैं ना, क्योंकि चल तो रही, तनख्वाहें तो दी जा रही। अब आप देखें जो भी आपने गलत या सही प्राइवेटाइजेशन की, मैं एक बहुत ही बेवकूफ़ी की बात करने जा रहा हूँ। हबीब बैंक की हुई, और भी बहुत सारी चीज़ें, UBL हुआ शायद, और KEC हुआ, ये हुआ, PTCL हुआ, उसमें कम से कम गवर्नमेंट का पैसा तो नहीं लग रहा ना। वो सही चल रहा गलत चल रहा, वो तो गवर्नेंस का प्रॉब्लम है, वो तो नेपरा को पकड़े ना। नहीं, आप ओगरा और नेपरा को पकड़े ना अगर KEC सही नहीं चल रही। प्राइवेटाइजेशन को नहीं पकड़ सकते, प्राइवेटाइजेशन तो सही हुई, बाद में तो रेगुलेटर ने चलाना है ना, रेगुलेटर नहीं काम करेगा तो नहीं चलेगी। हबीब बैंक अगर सही नहीं चल रहा तो वो फिर स्टेट बैंक को पकड़े हबीब, लेकिन उनके ऊपर गवर्नमेंट का कख नहीं खर्च हो रहा, बल्कि कुछ टैक्स मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, किसी एक का नाम ले लार्जेस्ट आपका बैंकिंग सेक्टर दे रहा है, देते नहीं, कोई है ही नहीं ना। KEC से भी टैक्स मिलता है आपको, बाकी जगहों इनमें से आपको टैक्स मिलने की, अगर मिलता भी है टैक्स, आप एडवांस टैक्स काट भी लेते हैं एंटिटी से, तो वापस आप सब्सिडी देते थे। ओके, और इसीलिए आप IMF का कर्जे वाले सिर्फ आपको एक ही बात पे मना करें, सब्सिडी बंद करो। सर आपका पूरा सर्कुलर डेट सब्सिडी पे चल रहा है। बिल्कुल, वो किसको सर्कुलर डेट क्रिएट किसने किया, प्लीज जरा से सुन लीजिए, ये तहम्मुल की बात है, सारी इन्हीं SOEs ने। सर्कुलर डेट में कोई प्राइवेट आदमी नहीं है बीच में, सिर्फ SOEs हैं। तो सर्कुलर डेट इस वक्त 4 ट्रिलियन पे टच कर रहा है अगर आप सही तरीके से उसकी अकाउंटिंग करें। तो 4 ट्रिलियन, आप तो 2 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, मैं तो 4 की बात कर रहा हूँ, और सिर्फ ऐसो उनकी बात कर रहा हूँ जो सर्कुलर डेट में PIA नहीं है, सर्कुलर डेट में ये नहीं, रेलवे नहीं। भैया रेलवे गुड्स चलाती है, आपने ट्रक माफिया से दोस्ती की, आप हमेशा रेलवे का मिनिस्टर वो लगाते हैं जो ट्रक माफिया का चेयरमैन होता है, नहीं चेयरमैन होता है। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी ट्रांसपोर्ट, मतलब दुनिया भर में बंदर के हाथ में आप अदरक दे दोगे या क्या कहते हैं वो दे दोगे, तो ये दुनिया भर में जो सबसे आप कॉस्ट इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है वो बाय रेलवे होती है, गुड्स की। आपकी है, सारे ट्रक चलते हैं, सारे ट्रक चलते हैं, और इतने फिर क्या करें? अब इसमें SOE क्या करे या मैं क्या करूं, ये इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन है। पॉलिटिशियंस हैज टू थिंक अबाउट इट। देखिए मेरे हिसाब से तो एस्टेब्लिशमेंट को अब इस्टेब्लिश कर लेना चाहिए कि हमारे पॉलिटिशियन नहीं चला सकते। जो इस वक्त निज़ाम है या जो भी निज़ाम चल रहा है उसको एक तरफ करके, थोड़े डांट टपट करके चीज़ों को एक दफ़ा ठीक कर लें, फिर भले डेमोक्रेसी और अच्छी बातें करें। देखिए दुनिया भी ह्यूमन राइट्स उस वक्त बातें करती है, अपने बारे में उनको ह्यूमन राइट नज़र नहीं आते। नज़र आते हैं आपको कभी इसराइल में ह्यूमन राइट, कभी अमेरिका में नज़र आते हैं ह्यूमन राइट? कहीं भी ह्यूमन राइट नज़र नहीं आते, चाहे आप जर्मनी चले जाएँ, चाहे अफ्रीका चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ, ह्यूमन राइट उन्हें सिर्फ नज़र आते हैं जब पाकिस्तान में गड़बड़ हो। भाई तो इसको छोड़िए, आप अपने मुल्क को देखिए, नेशनलिस्ट बनिए, अपना मुल्क ठीक करके उसके बाद आप
तुरम खान मज़े से घूमते फिरिए, लोग आपके पीछे घूमें, लेकिन अभी कोई नहीं आएगा आपके पीछे। आप IMF के ग़ुलाम हैं, आप वेस्ट के ग़ुलाम हैं, आप फंसे हुए हैं इस वक्त सबसे ज़्यादा जियो पॉलिटिक्स में। इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, इधर से खींचते हैं वो उधर से टग ऑफ वार होती है। लेकिन कम अज़ कम कहीं कोई ना कोई एक टनल के उस पार कोई रोशनी की उम्मीद तो होगी, एक जियो पोलिटिकल। सर देखिए, टनल के दूसरी, आप मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताइए, टनल की दूसरी तरफ हमेशा रोशनी होती है। ये मुहावरा ही गलत किसी ने बनाया। एंड पे तो हमेशा रोशनी, एंड पे पहुंचे कैसे? रोशनी तो तब आएगी कि जब आप टनल से निकलेंगे। आप तो टनल में घूम गए, भूल भुलैया बन गई आपकी टनल में। तो भाई आप तो किस बेवकूफ़ ने कहा है कि टनल की उस तरफ रोशनी नहीं है? हमेशा रोशनी, और टनल खत्म ही वहीं पे होती है जहाँ रोशनी होती है। अब ये तो मुझे मुहावरा समझ नहीं आता, बहरहाल बुजुर्ग कह गए तो आ गया, अब कोई मुझे समझा, लेकिन टनल में से गुजरो तो सही। ठीक, आप खड़े हो जाओगे टनल में, क्या होगा इन इदारों को? हम क्या मतलब अपने साथ, मैं तो कहता हूँ सर कि सबसे पहले तो प्राइवेटाइजेशन कमीशन को ख़त्म कर दें और इसकी एक कमेटी बना के इसको कहें कि भाई ऑक्शन करें, जिसको लेना है ले, नहीं लेना हम बंद कर रहे हैं। अगर प्राइवेटाइजेशन कमीशन को ही प्राइवेटाइज कर दें, नहीं तो खत्म कर दें। वी डोंट नीड टू स्पेंड मनी। आपकी कितने खर्चे हैं यार, आप गाड़ियां तो देखें, आपकी इस मुल्क को अफोर्ड कर सकती है इतनी हैवी गवर्नमेंट। आप इतने कर, SOEs पे आप बर्डन तो देखिए, उनके ओवरहेड्स देखिए, बेचते क्या है खर्चा। आप OGDSL वगैरह सबको कह रहे हैं, ये भी शेल प्रॉफिट है। किसी दिन बैठेंगे सर, PPL पे भी आप कह रहे हैं ना, असल में निकाल लेते हम, असल में ऑडिट निकाल लेते हैं और किसी ऑडिटर को बिठा लेते हैं, किसी दिन ऑडिट रिपोर्ट के साथ बैठे, हाँ बैठे फिर चेक करें। अच्छा, ऑडिट रिपोर्ट भी उनकी नहीं है, ऑडिट के पैरा कभी पब्लिक कमेटी में डिस्कस हुए? नहीं, आप बताएं SOEs पे जो पब्लिक कमेटी भेजती है, पब्लिक कमेटी को आपके ऑडिटर, वो ट्रिलियंस के नुकसान बेचती है, वो सारे फारिग हो जाते हैं। आज तक कभी उस पर अमल नहीं हुआ। तो सर इसका रीजन इकोनॉमिक है ही नहीं, इसका रीजन गवर्नेंस है ही नहीं, इसका रीजन ओनली पॉलिटिकल है। किसी ने मुझे कहा कि सबसे ज्यादा पैसे तो ऑडिटर के होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा रिस्क भी उसका होता है। भैया तो है, तो वो तो ऑडिटर भी तो हमारे ही मुल्क से है, हर आदमी हमारे मुल्क से है, ठीक है, हमारे रिश्तेदार है ना, इंडिजिनस रिसोर्स है हमारा। बस हम कहते हैं यार तू भी खा, मैं भी खा रहा हूँ, क्यों तकलीफ है तुझे? अच्छा, जो नहीं खा रहा उसको परेशानी है। ठीक सर, यानी हर वो बंदा जो है वो समझ लें कि मासूम है जिसको मौका ना मिला। जिसको 47% जलील हो रहे हैं, 53 में से 5% बेहतरीन चल रहे हैं, जिनकी वजह से आपको नज़र आ रही रौनक इस मुल्क में। और क्योंकि 90% दौलत ही उन्हीं के पास है, 5% के बाद बीच के जो हैं वो मेरे आप जैसे हैं, जो कभी टाई लगा लेते हैं, कभी बगैर टाई के आ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सुहेल वजाद साहब। इंतहा तल्ख कड़वी बातों के साथ, लेकिन बात यह है कि यही हकीकत है, इसका इदराक हमें करना होगा, और बिलखुसूस हमारी जो सियासी अशराफिया है उनको इसका इदराक करना होगा। अदरवाइज़ इन खसारों को हम ज़िंदगी की आखिरी सांस तक जो है इसी तरीके से पालते फिरेंगे। एक बार फिर बहुत शुक्रिया, सुहेल वजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।